अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ साकिब बशीर और मेरे आज ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक, जो कि 9 मई के मुकदमात के हवाले से एक जो सबसे बड़ा और अहम मुकदमा ऑफ कोर्स लाहौर कोर कमांडर घर पे हमले के वाक़े के अलावा GHQ हमला केस इसको बोला जाता है। वैसे तो शायद ये GHQ पे पहला हमला नहीं था, इससे पहले दहशतगर्दों ने भी एक हमला किया था, मगर ये जो मुकदमा रावलपिंडी GHQ हमला केस है ये घूमता है 9 मई के वाक़यात से जुड़ा है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI की आला क़यादत भी इस मुकदमे में बतौर साजिशी नामज़द हैं और बड़ी तादाद में मुल्ज़मान भी जो हैं इस वक्त जेल में हैं और अंडर ट्रायल हैं। और जिस तरह दूसरी ट्रायल कोर्ट से अब फैसले आ रहे हैं 10-10 साल कैद की सज़ा, तो अभी तक GHQ हमला केस के हवाले से जो एक फ़ैसला है वो बड़ी क़यादत के हवाले से ख़ास तौर पे PTI की है और चेयरमैन PTI के हवाले से वो अभी आना है। तो हमने एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें वो थोड़ा अपडेट करें कि ये GHQ हमला केस, ये मामला पहुँचा कहाँ पे है, क्योंकि ये एक बहुत हसास मुकाम था जहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ। वो प्रोटेस्ट कुछ वायलेंट भी हुआ और अभी तक उस GHQ हमला केस के बारे में हम खबरें तो सुनते रहे हैं, मगर असल में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये केस था क्या और ये कहाँ तक पहुँचा है। मोहम्मद फैसल मलिक एडवोकेट, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आप ये हमें बताएं कि ये केस था क्या, इसमें बड़े मुल्ज़मान कौन से हैं और ये अभी कहाँ तक मामला पहुँचा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए GHQ हमला केस जो है इसमें आलमोस्ट PTI के तमाम मेन लीडरशिप को इम्प्लिकेट किया गया और इस केस की जो अभी लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो ये हैं कि 31 विटनेसेस के चीफ एग्जामिनेशन इनमें हुए हैं, बयान हुए हैं, उन बयानात पे भी जिरा नहीं हुई। इस केस में सबसे पहले तो हमने एप्लीकेशन दी थी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को सुनने की। देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस केस में दिए गए जो इल्ज़ामात हैं उसके मतलब डिफेंस का ये कहना है कि इन इल्ज़ामात को अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स तस्लीम भी कर लिया जाए तो तब भी एंटी टेररिज्म एक्ट के ऑफेंसेस नहीं बनते। हमारा जो सेक्शन 6 है एंटी टेररिज्म एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर कोई सियासी इज्तिमा होगा, पॉलिटिकल प्रोसेशन होगा, तो उस सूरत में ATA के केसेस नहीं बनेंगे। तो वो हमारी एप्लीकेशन खैर डिसमिस हुई। लेटर ऑन फिर हमने इसमें एप्लीकेशन दी इमरान खान साहब के हवाले से कि उनको इस केस में एक्विट कर दिया जाए। 265K की एप्लीकेशन, हमारी वो एप्लीकेशन भी खारिज हुई। उसमें हमारे बड़े वैलिड ग्राउंड्स थे। हमारे मुताबिक हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को इस केस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सी वजूहात हैं जो मैं आगे चल के आपसे अर्ज करूंगा। उसके बाद फिर हमने इसमें एक एप्लीकेशन दी थी 265D की। जब चार्ज लगने लगा तो हमने इस्तदा की थी कि खान साहब को डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो वो एप्लीकेशन भी हमारी खारिज हुई। उसके बाद इसमें एविडेंस रिकॉर्ड हुई और एविडेंस में 31 विटनेसेस इसमें अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं और बाकी विटनेसेस रिकॉर्ड होने हैं। तफ्तीशी का जो बयान अभी चल रहा था उसको भी कंप्लीट होना है और उसके बाद लेटर मजीद विटनेसेस भी इसमें आएंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ एग्जैक्टली क्या इल्जाम है? इमरान खान साहब के खिलाफ इल्जाम ये है कि उन्होंने साजिश की और उस साजिश के नतीजे में ये वकूआ हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब ये FIR 9 मई को काटी गई तो उस FIR में किसी साजिश का सिरे से जिक्र ही नहीं था। उस FIR में इमरान खान साहब का सिरे से जिक्र ही नहीं था। ये बादअज़ां इमरान खान साहब को इस केस में मुलवस करने की कोशिश की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जिन गवाहान पे इस्तगासा इनसार करता है उन गवाहान का कहना यह है कि 9 मई से कबल उन्होंने साजिश के मुतल्लिक देखा या सुना। अगर उन्होंने 9 मई से कबल किसी साजिश के मुतल्लिक देखा या सुना तो उन्होंने उस साजिश के मुतल्लिक FIR में क्यों नहीं दर्ज कराया? उन्होंने उस साजिश के मुतल्लिक अपने आला हुकाम को क्यों नहीं आगाह किया? उन्होंने वो साजिश रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ये बिल्कुल एक बोगस सा केस है और अगर इंशाल्लाह अगर हमें इंसाफ मिला तो इसमें इमरान खान साहब को 100% बरी होना चाहिए। इसमें ये मलिक साहब ये बताइएगा कि ये जो 265K बरियत की जो दरख्वास्त थी और 265D के आपने कहा कि इमरान खान साहब पर चार्ज नहीं लगता,
तो ये खारिज हो गई आपकी। तो हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच में आपने इनको चैलेंज किया, अगर चैलेंज किया तो क्या वो उसका स्टेटस क्या है, अगर चैलेंज नहीं किया तो उसकी क्या वजह है? देखिए सर, हमने इसलिए चैलेंज नहीं किया कि हमारे जो को एक्यूज पर्सन्स थे, जिनकी जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी 265 की एप्लीकेशन लगाई थी और वो हमारे से पहले उन्होंने हाई कोर्ट दायर की, तो हाई कोर्ट उनकी एप्लीकेशन खारिज होगी। ऑलमोस्ट उनके भी सिमिलर ग्राउंड्स थे। तो कोर्ट में दूसरी वजह ये थी कि कोर्ट में एविडेंस बुला के तो एविडेंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी गई। तो एक तो कानून ये है कि जब एक दफा एविडेंस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए तो फिर 265 के का स्कोप बड़ा लिमिटेड रह जाता है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से फिर हमने 265 के की तरफ जाने के बजाय हमने ट्रायल पे फोकस किया। तो इसमें एक और चीज़ बताइएगा, जो याह्या अफरीदी साहब ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 15 अप्रैल से 15 अगस्त बनता है और आज 13 अगस्त है, ऑलमोस्ट 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं। तो क्या वजह है कि GHQ केस इस दौरान इसकी सिर्फ 2 या 3 समातें हुई और ये इसमें सिर्फ बयानात रिकॉर्ड हुए 2-3 के? क्या ATC रावलपिंडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्शन के तहत नहीं आती? एज ए अक्यूज्ड आप तो कहेंगे कि ठीक है ट्रायल लटका रहे, मैं जनरली और लॉ की, कानून की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर की अदालतों ने केसेस आगे बढ़ाए, जैसे भी उस पर अलग बहस है, लेकिन पिंडी की ATC अदालत ने इस केस को क्यों नहीं चलाया आगे? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बाइंडिंग है तमाम अदालतों में, इंक्लूडिंग ATC रावलपिंडी। एक जो पहलू इसमें है वो ये है कि रावलपिंडी में 9 मई के 12 केसेस चल रहे हैं और जो दीगर केसेस हैं, GHQ के केस में तो 30-31 गवाहान रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी 11 केसेस हैं उनमें अभी हार्डली कॉपीज भी तकसीम नहीं हुई। तो इस दौरान ATC रावलपिंडी में जो दीगर 11 मुकदमात हैं उनकी कॉपीज तकसीम होना शुरू हुई और उसमें भी इमरान खान साहब पे चार्ज लगना है। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि केसेस ज्यादा हैं जिसकी वजह से शायद इस ट्रायल में कोर्ट ने प्रोसीड नहीं किया। बाकी अगर लेकिन इससे पहले GHQ को इलादा से चलाया जा रहा था, जो हम समझते हैं गलत है। हम ये समझते हैं, हमारी जो डिफेंस टीम का इस पे मौकफ है, इमरान खान साहब पे एक साजिश का इल्जाम है। उनको एक साजिश के नतीजे में सैकड़ों मुकदमात में मुलवस नहीं किया जा सकता। एक साजिश के नतीजे में मैं अर्जी करना चाहूंगा, सपोज रावलपिंडी में इमरान खान साहब को उस साजिश के नतीजे में बरी कर दिया जाता है और उसी साजिश के नतीजे में अगर इमरान खान साहब को लाहौर में सजा दे दी जाती है, तो एक लीगल प्रिंसिपल होता है जहां पे एप्रीहेंशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हों तो एक अदालत को केसेस सुनने चाहिए। और दूसरा, हम ये भी समझते हैं शोरा बीबी केस के मुताबिक एक इल्जाम पे इमरान खान साहब के खिलाफ एक ट्रायल चलना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर ज्यादा ट्रायल होंगे और ज्यादा ट्रायल में एक ही इल्जाम पे एक से ज्यादा सजाएं होंगी तो ये प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपटी जो है हमारे आइन का, ये उसकी खिलाफवर्जी भी होगी। अच्छा सर, फैसल साहब, ये बताएं कि इस GHQ हमला केस के अंदर जो इस्तगासा के सरकार के गवाहान हैं, जो कि पुलिस के एहलकार हैं, उन्होंने जो गवाही दी है कि इमरान खान ने एक मीटिंग जो है उसको चेयर किया था, एक मीटिंग चक्री में हुई थी और जिसमें साजिश तैयार हुई GHQ पे हमला करने की, तो उन गवाहान की गवाही जो है इस GHQ हमला केस में हुई है और उसके हवाले से क्या शवाहिद सामने आए? जी मती भाई, वो अभी इसमें उनके बयानात नहीं हुए, अभी उस स्टेज पे हम नहीं पहुंचे उनके स्टेटमेंट्स इसमें होने। लेकिन मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगा कि इन गवाहान को ATC सरगोदा में जो ट्रायल किया था जज अब्बास साहब ने, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, रद्द कर दिया। और जो बुनियादी कानूनी असूल है, जब एक गवाह को एक अदालत ने रद्द कर दिया, उसको डिस्क्रेडिट कर दिया, उसके मुतल्लिक कह दिया कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे शक है, तो उसकी शहादत की वैसी हैसियत खत्म हो गई है। अच्छा, और उसमें कोई CCTV शवाहिद भी पेश किए गए हैं? क्योंकि GHQ बड़ा हसास इदारा है और उसके गेट पे अगर ये सारी सरगर्मी हुई है तो क्या कोई CCTV, कोई वीडियो रिकॉर्ड पेश किया गया है इस सारे हमले का? और क्या उन CCTV की मदद से लोगों को शनाख्त की गई है? और कुल कितने मुल्ज़मान हैं, आम लोग कितने, सियासतदान कितने? सर, इस मुकदमा में CCTV फुटेज पेश नहीं की गई और CCTV फुटेज के हवाले से जो इमरान खान साहब हैं, जिनकी तरफ से मैं पेश हो रहा हूँ इस केस में, इमरान खान साहब कंसिस्टेंटली की बात कह रहे हैं। उन्होंने हमारे से भी ये बात की, उन्होंने अदालत से भी ये बात की और उनकी बात मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई। खान साहब ये कहते हैं कि आप GHQ और दीगर जो केसेस हैं उनकी CCTV फुटेज लीजिए
और उस फुटेज को लेके उसको किसी जुडिशियल कमीशन के सामने पुट कर लें और उसमें देख लें, क्योंकि खान साहब का ये कहना है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठे मुकदमात हैं। टोटल जो तादाद है इस केस में मुल्ज़मान की 118 है। इसमें जो लीडरशिप है तब इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अली मीन गंडापुर साहब हैं, मतलब तमाम मैन जो लीडरशिप जो इंटैक्ट है पीटीआई में इस वक्त, वो तमाम लीडरशिप इसमें मौजूद है। इसके अलावा वर्कर्स की बड़ी तादाद है, 50-60 के करीब होगी, वो भी इस केस में एक्यूज्ड हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पीटीआई के लीडरशिप जो पीटीआई छोड़ गई है वो इस केस में मुल्जिम नहीं है। मतलब बड़े बड़े सीनियर लीडरशिप, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स जो पीटीआई में थे 9 मई से पहले, उनको इस केस में एक्यूज नहीं रखा गया। इसमें ये चले आपकी बात ठीक है कि लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कईयों ने मजम्मत की, कई पार्टी से अलग हुए तो उनको केस भी उनके खिलाफ नहीं चला। फैजुल हसन चौहान रावलपिंडी से हमारे सामने की मिसाल है। सदाकत अब्बासी के खिलाफ केस चल रहा है, सदाकत अब्बासी के खिलाफ चल रहा है, सदाकत अब्बासी साहब के खिलाफ केस चल रहा है और सदाकत अब्बासी साहब में आमिर कियानी साहब हैं, उनके खिलाफ नहीं चल रहा। आमिर कियानी साहब के खिलाफ नहीं चल रहा, नहीं, सदाकत अब्बासी और 2 और लोग थे जो लापता भी हुए थे। फिर उनका 164 आया था कि इसी साजिश के हवाले से। तो वो बता दें कि सदाकत अब्बासी साहब और उनके हवाले से सुना था हमने कि उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा है कि वो 164 किसी दबाव में था या इस तरह का था। उसका क्या स्टेटस क्या है इस वक्त? सर, जो ये बाकी 3 एक्यूज पर्सन से, एक थे इसमें सदाकत अब्बासी साहब, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट। इनके 3 स्टेटमेंट्स हुए थे 164 के, और 164 का स्टेटमेंट के इन्होंने एतराफ़ किया और इसमें एतराफ़ के साथ साथ बाकी लोगों को भी उन्होंने, ये उन्हीं दिनों की बात है कि जिन दिनों वो लापता थे और उसके बाद वो 3-4 बातें कह दूं। पहली बात ये कि इन लोगों ने अदालत में तहरीरी दरखास्तें दी और उन तहरीरी दरखास्तों के साथ बयान अल्फी लगाए और उन बयान अल्फी में उन्होंने इस तमाम 164 के बयानात को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, एक बात। दूसरी बात, 164 के बयान का जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि क्या वो स्टेटमेंट उस शख्स ने अपनी आज़ाद मर्जी से दी है। अगर, और इन तीनों के मुतल्लिक ये रिपोर्टेड है और ये बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, एडमिटेडली रिपोर्टेड है मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, उनकी फैमिलीज की तरफ से भी, कि जिन दिनों ये 164 के बयान हुए ये लोग मिसिंग थे। तो ये यकीनन अगर कोई जिस स्टेटमेंट को वो तो कहते हैं स्टेटमेंट उन्होंने दी नहीं, लेकिन फर्ज करें अगर कोई स्टेटमेंट भी है तो वो वॉलंटरली नहीं दी गई, आज़ाद मर्जी से नहीं देगी और उसकी वैसे भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मगर मलिक साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि सदाकत अब्बासी अगर वो ये कहते हैं कि 164 का जो उनका बयान है वो दबाव में उन्होंने दिया, तो वो जो उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था डॉन के, तो उस हवाले से क्या सदाकत अब्बासी ने कोई वजाहत दी है? क्योंकि वो भी तो एक सबूत है जिसमें वो बहुत कुछ कह रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो क्या वो टीवी चैनल का इंटरव्यू भी बतौर सबूत जो है रिकॉर्ड पे अदालत के लाया गया है? और क्या सदाकत अब्बासी इस हवाले से भी कोई वजाहत दे रहे हैं? देखिए सर, टीवी चैनल के इंटरव्यू की बाबत अदालत में की फाइल में कुछ नहीं लाया गया और सदाकत साहब ने उस हवाले से कोई बात अदालत में नहीं की। और वैसे भी कानूनी तौर पे टीवी चैनल के इंटरव्यू को अगर वो जब अदालत में लाएंगे, जो शख्स इंटरव्यू ले रहा था, जो भी हमारे एंकर थे, वो भी उसमें बतौर गवाह पेश होंगे, उसके कैमरामैन बतौर गवाह पेश होंगे, उस टीवी चैनल के जो करता धरता जो उस वहां मौजूद थे, और अगर वो ऐसा कोई स्टेटमेंट देते, मवाद लाते, तो हम तो चाहते हैं वो आए अदालत में, हम उन पर जिरा करेंगे। लेकिन जो सदाकत भाई साहब ने इंटरव्यू दिया, तो आपके ख्याल में वो जो कहा जाता है कि उन्होंने एज अ फ्री एजेंट इंटरव्यू दिया था, तो आपका क्या इंफॉर्मेशन है कि वो इंटरव्यू उन्होंने एक आज़ाद शख्स के तौर पे दिया था या वो लापता होने के दौरान उन्होंने कोर्सिव माहौल के अंदर दिया? देखिए जी, मेरे सामने जो बात हुई और जो बात मैंने सुनी है, वो उन्होंने जब वो कैद में थे उस दौरान उन्होंने वो इंटरव्यू दिया और बिल्कुल भी अपनी मर्जी के खिलाफ दिया। मतलब जब वो लापता थे, वो जो गैर कानूनी कैद कह लीजिए। क्या आप एंकर पर्सन को बुलाना चाहेंगे बतौर गवाह? देखिए जी, एंकर पर्सन को तो हम लोग सूरत में बुलाएंगे ना जब प्रोसिक्यूशन अगर उस इंटरव्यू पर रिलाई करती है। प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि जी हम सदाकत साहब के उस इंटरव्यू का रेफरेंस देंगे, उसका एक मेथड होता है अदालत में लाने का, एडिशनल एविडेंस अगर वो लेके आते हैं तो हम तो डेफिनेटली चाहेंगे एंकर को बुलाएंगे। और एंकर जी इसमें एक और एंगल भी है ना कि फर्ज करें कि सदाकत अब्बासी कहते हैं कि ये मेरे से 164 दबाव में लिया गया, प्रोसिक्यूशन लाएगी अपना जो है वो डिफेंस लाएगी, उसमें वो जो असिस्टेंट कमिश्नर मजिस्ट्रेट जिनके सामने उन्होंने 164 दिया उनकी स्टेटमेंट होगी, उस पर आप जरा भी करेंगे। प्रोसिक्यूशन साबित करने की कोशिश करेगी कि नहीं
ये दबाव में नहीं था। और वो हो सकता है कि वो इंटरव्यू भी ले आए, क्योंकि इंटरव्यू तो क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि जो नज़र आ रहा है हमें वो तो नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं है, और वो आपकी मजम्मत भी कर रहे हैं पीटीआई की, सारा कुछ भी हो रहा है। तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे, मतलब चैनल के इंटरव्यू को? साकिब भाई, दो बातें आपने फरमाई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, लीगल बात की, कि अगर मजिस्ट्रेट साहब जिनके सामने ये इंटरव्यू होता है वो स्टेटमेंट देने आएंगे 164 जी 164 का, जिन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, हम उन पे जरा करेंगे, डेफिनेटली जरा करेंगे। ठीक है। हम उनसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे और वो क्वेश्चंस हमारे तैयार हैं, हम वेट कर रहे हैं वो मजिस्ट्रेट साहब आए, वो अपना स्टेटमेंट दें, और हम पता करेंगे कि क्या उन्होंने जो जिम्मेदारियां थी, कानूनी जिम्मेदारियां थी। अच्छा, उसमें दबाव के हवाले से जब सवाल आएगा तो सोशल मीडिया पे जो सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रही कि वो जो इंटरव्यू था वो दबाव में लिया गया। मैं टीवी इंटरव्यू की बात करूं, आप उसको भी एज ए स्पोर्ट ले सकते हैं कि सदाकत अब्बासी पे आप जिरा करेंगे? देखिए नहीं, सदाकत अब्बासी तो साहब इनके फेवर में बात कर रहे हैं। उस सूरत में इजरा करेंगे अगर 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 देखिए, अगर वो अकम्पलस वादा माफ गवाह के तौर पे अगर किसी स्टेज पे वो आते हैं तो उस सूरत में इजरा करेंगे, और उस मेरा ख्याल वो अब आ नहीं सकेंगे, क्योंकि जो 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 मवाद है फाइल पे, तो नेचुरली मैं स्टेज पे उसको रेफर नहीं करूंगा। अगर वो आते हैं तो उस सूरत में इजरा होगी, इस स्टेज पे नहीं बनती इजरा उन पे। और दूसरा आपने एक क्वेश्चन पूछा मीडिया के हवाले से, मीडिया का कोई मटेरियल अगर वो लेके आते हैं, वो इंटरव्यू को रेफर करते हैं, तो डेफिनेटली हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। हम तो उनसे सदा करेंगे उस टीवी चैनल से कि वो अपने एक बात में अर्ज कर देता हूँ कि जब सदाकत अब्बासी उस बिल्डिंग में दाखिल हुए और जब वो अपने इंटरव्यू वाली जगह पे पहुंचे, उस सब का हमें सीसीटीवी रिकॉर्ड दें, हमें बताएं। अच्छा, ये आप मंगवाएंगे? क्यों नहीं मंगवाएंगे, हम मंगवाएंगे। हम ये देखेंगे वो किन के साथ आए, कौन उनको अंदर लेके गया, अंदर क्या बातचीत हुई, तो वो तो हमारा राइट है ना, हम तो बहुत सी चीजें मंगवाएंगे। क्या वो रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने की दरख्वास्त दे रखी है उस टीवी चैनल को? देखिए, हम तो तब प्रिजर्व करने की एप्लीकेशन दें जब वो रिकॉर्ड पे आए, और टीवी चैनल जो है, टीवी चैनल के पास तो रिकॉर्ड होगा, इतना सेंसिटिव स्टेटमेंट है, इंटरव्यू इतना वो कर दिया है, अभी इसलिए नहीं एप्लीकेशन दी कि अभी अदालत में नहीं है वो। अभी तो ये आपने एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के आंसर में मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये हमारा राइट है कि हम उस चैनल के तमाम सीसीटीवी रिकॉर्ड को हम रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से, कि इंसाफ होना चाहिए ना। हम तो देखिए वकील हैं, कानून की बात करते हैं, और कानून के जो ऑप्शंस है वो मैं आपसे इधर अर्ज करूँ। अच्छा, क्विकली ये बता दें कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ तो फौजी अदालतों में मुकदमात चले 9 मई के, और दूसरी तरफ GHQ जैसे एक हसास फौजी तनसीबात पे हमला हुआ और उसका मुकदमा जो है वो फौजी अदालत में नहीं चला। इसकी क्या वजह है? सर देखिए, जो मिलिट्री ट्रायल की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो तो तभी मिलिट्री ट्रायल चल सकता है। मेरा कहना ये है, और कानून के तालिब इल्म होने के नाते ये है कि ये तो कोई अगर सोल्जर है, कोई उस इंस्टीट्यूशन का मुलाजिम है और उसने कोई अगर क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट मिलिट्री ट्रायल हो सकते हैं। सिविलियन के, ये तो आपका असूली मौक़िफ़ है ना, हम सब समझते हैं, लेकिन सिर्फ एक ये थोड़ी सी बज़ाहिर एक डिस्क्रिमिनेशन लगती है। जी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें आपने बाप की बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक ही चीज़ के मुतालिक 2 ट्रायल चल रहे हैं, जबकि इसमें कोई ऐसा लीगल, इवन अभी जो एग्जिस्टिंग जजमेंट्स भी हैं, जो लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन को भी सामने रखा जाए, तब भी ये जो इल्ज़ामात हैं GHQ वाले केस में, ये मिलिट्री ट्रायल का केस बनता नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ लाहौर, बीबी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, रावलपिंडी 5 जगहों पे FIRs हैं, तकरीबन 2.5 दर्जन FIRs हैं। उनमें एक में ट्रायल चल रहा है, और वो भी तकरीबन 30-35% ट्रायल हुआ है, अभी 60-65% ट्रायल रहता है। बाकी में अभी चालान ही जमा नहीं हुए, मतलब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। अगर हम बात करें 29 केसेस में ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान को वो कहते हैं कि ये मरकज़ी मुलज़म है, इन्होंने साजिश तैयार की, लेकिन आज 27 माह गुजरने या 26 माह गुजरने के बाद भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और GHQ केस का ट्रायल भी आगे नहीं बढ़ रहा। कुछ और प्लान तो नहीं लग रहा आपको इमरान खान साहब के वाले से? देखिए सर, मैं एक लीगल प्रिंसिपल की बात करूंगा, उसको बोलते हैं प्री ट्रायल कन्विक्शन, कि अभी हमें ट्रायल से कबल ही इमरान खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है इन केसेस में। अभी जो केस है जिसकी बेल्स लगी हुई है, हमारा 9 मई के लाहौर के केसेस हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट्स में बेल पेंडिंग है उसमें ट्रायल नहीं चला। पिंडी वाले केसेस की आप देखिए, एक केस में 31 सिर्फ चीफ एग्जामिनेशन हुए हैं, बाकी 11 केसेस में एविडेंस चल रही है। तो हम ये समझते हैं कि ये इस मैलिशियस है, बदनीति पे मबनी है, इस्तगासा की तरफ से
इमरान साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, और खैर, और दूसरी रीज़न जो मुझे एक एप्रीहेंशन है, एक होता है कि कंसेक्टिव कन्विक्शंस करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी कोई कानून में जगह नहीं है, हैसियत नहीं है। इसमें ये तमाम ट्रायल, हमारा तो कहना है कि ट्रायल होना चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये सारे ट्रायल भी करते हैं तो ये सारे ट्रायल एक अदालत के सामने होने चाहिए। इन सब पे कंकरेंट फाइंडिंग्स आनी चाहिए, इन सब को एक एप्रीहेंशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट के इशू से बचाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से इस्तगासा ने तमाम जगह केसेस बना दिए हैं, उन्हें भी मेरे ख्याल है समझ नहीं आ रहा कि इनको आगे कैसे लेके चले, लेकिन जो डिले किया जा रहा है वो बदनीति पे मबनी है। अच्छा मलिक साहब, आपका ये सबसे बड़ा एतराज़ है कि एक वाक़या हुआ है और उसमें पूरे पाकिस्तान में मल्टीपल एफआईआरें काटी गई हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़, और एक नौइयत का जुर्म है, इल्ज़ाम है उनके ऊपर, मुख्तलिफ़ शहरों में उनके खिलाफ एफआईआरें काटी गई हैं। इसका फिर अल्टरनेटिव आपके पास क्या सलूशन है? क्या आप चाहेंगे कि हर सूबे की हाई कोर्ट में ट्रायल को यकजा कर दिया जाए? मदीउल्लाह जान साहब, आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, अप्रिशिएट यू। देखिए, इसमें हमारा कहना ये है कि अगर तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ना एक सूबे में केसेस हों, सपोज पंजाब में, तो हमारे जो चीफ जस्टिस पंजाब हैं उनके पास लाहौर हाई कोर्ट, जी लाहौर हाई कोर्ट हमारे के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके पास ये तमाम केसेस के रेफरेंसेस जाने चाहिए और एक कोर्ट के सामने ये ट्रायल भेज जाना चाहिए। और बाकी अगर बियॉन्ड पंजाब केसेस हैं और इसी इल्ज़ाम पे हैं, क्योंकि मुझे पंजाब के बाहर केसेस का भी मेरे जहन में नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम केसेस की डिटेल आके एक अदालत के सामने ट्रायल होना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब पे एक इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ये है कि जो एलिज्ड एलिगेशन है, जिसको हम रद्द करते हैं, कि इमरान खान साहब ने साजिश की और उस साजिश के नतीजे में ये सारे वाक़यात हुए। तो अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब रावलपिंडी के केसेस में साजिश के इल्ज़ाम से बरी हो जाते हैं और लाहौर में उसी साजिश के इल्ज़ाम पे, उसी मवाद पे इमरान खान साहब को सजा दे दी जाती है, तो क्या ये मतलब ये तो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट साहब। आपने कोई एफर्ट की है कि सुपीरियर कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट को कहा हो कि आप जो है वो इनको यकजा करें, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स का खतरा है, या क्या कुछ करें? जी सर, हमने इस पे एफर्ट ये की है कि हमारी इस पे ऑलरेडी एक एप्लीकेशन रावलपिंडी की एडीसी कोर्ट में पेंडिंग है और उस पे मेरे आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट्स आने, उस पे डिसीजन आएगा, तो उस डिसीजन के बाद हम उसको आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे। लेकिन उस एप्लीकेशन में आपने केसेस को यकजा करने की बात की है? उनमें हमने जो बुनियादी बात की है वो ये है कि एक इल्ज़ाम पे एक ट्रायल करें। लेकिन उसमें जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपने कहा है कि रावलपिंडी के जो 12 केसेस हैं या 13 केसेस हैं, इनको यकजा किया जाए, ना कि आपने फैसलाबाद या उनकी बात की है। जी बिल्कुल ऐसे ही है रावलपिंडी की, क्योंकि अगर ये असूल तय हो जाता है कि रावलपिंडी के केसेस यकजा हो जाएं और रावलपिंडी के केसेस में एक ट्रायल हो या बाकी केसेस मतलब एक ही ट्रायल में, उसके बाद सारे सूबों को यकजा करने उसको प्रेसिडेंट लेके हम आगे चल सकते हैं। तो ये आप डायरेक्ट हाई कोर्ट क्यों नहीं चले जाते इतना लंबा रूट लेने की बजाय? देखिए, अभी क्योंकि हमारा ट्रायल जीएचक्यू का रावलपिंडी में चल रहा है और रावलपिंडी में हमने ये की हुई है पिटिशन, उस पर डिसीजन आ जाए, क्योंकि एक रेमेडी हमने अवेल की हुई है। हाई कोर्ट में आएंगे तो हमें पहले ही ऑब्जर्वेशन ये आनी है कि आपने जो रेमेडी अवेल की हुई है उसको एग्जॉस्ट करें। अच्छा, आपने जिक्र किया प्री ट्रायल कन्विक्शन का कि खान साहब को जेल में रखा हुआ है इतने अरसे से, तो जो खान साहब की जमानत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट तक आई हैं और उसमें भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हाई कोर्ट ने मेरिट के ऊपर कमेंट्स देके ट्रायल कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं की? तो ये क्या मामला है? और अब अगली 19 अगस्त की तारीख है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, एक ही तरह के इल्जामात पे जो दीगर एक्यूज पर्सन हैं उनकी जमानतें हो चुकी हैं, इमरान खान साहब की जमानत होनी चाहिए। सेकेंडली, हम ये कहते हैं कि इसमें तो 780 ये बनता ही नहीं है लीगली, क्योंकि इसमें उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके अज्जा एग्जिस्ट नहीं करते। थर्डली, हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, जो इल्जामात हैं लोग हैं, और ये बात कि कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि ट्रायल कोर्ट को अफेक्ट करे वो नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी बेल पे जो फाइंडिंग्स होती है वो टेंटेटिव इन नेचर होती है, वो ट्रायल को अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जहां तक केस की बात है, हम पर उम्मीद है कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह जमानत हो जाएगी। अच्छा, आखिर में क्विकली बताएं कि जो 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं और इस पर बड़े एतराज़ात भी हो रहे हैं, आपके ख्याल में सजाएं दबाव में सुनाई गई हैं और ये किसका दबाव है?
देखिए ये सज़ाएँ जो हैं हम समझते हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने ये दबाव में फ़ैसले दिए हैं और हम ये भी समझते हैं और इमरान खान साहब का भी कहना है और बतौर वकील हमारी बार्स में भी बहुत बड़ी तादाद है वकला की, उनका ये कहना है कि ये जो 26th अमेंडमेंट है उसके आने के बाद अदलिया आज़ादी से काम नहीं कर रही। और आपने पूछा किसके दबाव में? 26वीं जी, 26वीं तरमीम जो है, 26वीं तरमीम एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और इसके होते हुए इसमें जो फ़ॉर्मेशन बना दी गई है हमारी सुपीरियर जुडिशरी के, मतलब जो जिन लोगों ने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, जो सिलेक्शन का मेथड है, उसमें एग्ज़ेक्टिव मेजॉरिटी में आ गई है। तो ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से दुरुस्त नहीं है, गलत है। आपने पूछा कि किसके दबाव पे अदालतें फैसले कर रही हैं, तो मैं इस पे जो ये कहना चाहूँगा, ये सब जानते हैं कि किसके दबाव पे अदालतें फैसले कर रही हैं। बताते नहीं है ना, सब डरते हैं। बताते नहीं है। आप बता बहुत बहुत शुक्रिया फैसल एडवोकेट, आपने हमें GHQ हमला केस के हवाले से अपडेट किया। साकिब बशीर और मतीउल्लाह जान MJ TV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।